नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए, पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत पे जो शकों का आक्रमण है उसकी, और आज हम भारत के जो शक शासक और उनके राज्य के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि ये शक जाति है जो मध्य एशिया की रहने वाली जाति थी, घुमक्कड़ जाति थी, और ये मध्य एशिया से भारत की तरफ आती है। जैसे इनका जो मूल उद्गम स्थल, मूल केंद्र माना जाए तो मध्य एशिया माना जाता है। वहाँ की घुमक्कड़ जाति है, और यहाँ जो उन जातियों में यहूची नाम की एक जाति होती है, उसके साथ संघर्ष होता है। उस संघर्ष में ये जो शक जाति के लोग पराजित होते हैं और इसी कारण उनको अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। जब ये वहाँ से मध्य एशिया से निकलते हैं तो इनकी दो शाखाएं विभाजित हो जाती है, दो दिशा में ये जाते हैं। एक शाखा की हमने बात की थी कल, जो ईरान की तरफ, पार्थिया की तरफ जाती है, और वहीं से घूम फिर के वापस जो सिंधु नदी के तट पे आकर बस जाती है। ठीक है, एक सीधी शाखा जाती है, इनकी सीधी शाखा भारत की तरफ आती है। जो इसमें अगर बात की जाए, काबुल, कश्मीर, पंजाब होते हुए भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो ये भारत में प्रवेश करते हैं, और जब ये भारत में आते हैं तब अगर बात की जाए तो यूनानियों का शासन होता है। किसका शासन होता है? यूनानियों का शासन होता है। उन्हें पार्थियन भी कहा जाता है। अगर बात की जाए, बैक्ट्रियन भी कहा जाता है, बैक्ट्रियों का। यूनानी यानी जो यूरोप जैसे सिकंदर वगैरह की बात करते हैं ना, सिकंदर शासक था, यूनानी शासक ही तो था। ठीक है, तो उसी दौरान जब ये भारत पे आते हैं तो यूनानियों की सत्ता समाप्त हो जाती है। यूनानियों की सत्ता समाप्त होने के पश्चात शकों के द्वारा जो भारत में अपनी सत्ता स्थापित की जाती है। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे जो भारत के जितने भी शक शासक हैं उनके बारे में। ठीक है, भारतीय शक राज्य, उनके शासकों के बारे में बात करेंगे। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग आते हैं भारत में अगर बात की जाए। उसके पश्चात ये जो इनका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध तक हमें देखने को मिलता है, यानी 250 ईस्वी तक, लगभग 300 वर्षों तक अगर बात की जाए इनका अस्तित्व और वर्चस्व भारत में रहता है। कभी इनकी शक्ति घटती जाती है, कभी बढ़ती जाती है, और इसी क्रम में जो शकों का जो अस्तित्व भारत में देखने को मिलता है। और शकों के साथ हमने देखा तत्कालीन कई शासकों, कई वंशों के शासकों के भी जो इनके साथ संघर्ष होता है। उसी दौरान हमने देखा था सातवाहन वंश के शासकों को देख लो, चाहे सातवाहन वंश के शासकों का जो इनके साथ संघर्ष होता है, शक शासक हैं, चाहे रुद्रदामन हो, नैपान हो, इनके साथ क्या होता है? संघर्ष होता है। तो भारत में जो शक राज्य की सबसे पहले स्थापना करने वाला कौन होता है, पहला प्रथम शक शासक कौन होता है, इनके बारे में हमें ज़्यादा कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती शुरुआती तौर में। कुछ ऐसे ही अभिलेखों, ऐतिहासिक साहित्यों, इनके माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाती है, न कि विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो एक मावेज नाम का उल्लेख मिलता है, और कहा जाता है ये मावेज कौन था? ये मावेज है जो भारत में प्रथम शक शासक था, जिसके द्वारा भारत में पहली बार शकों की सत्ता स्थापित की जाती है, शक राज्य की स्थापना की जाती है। वो शासक कौन होता है? मावेज होता है। अब इसके शासनकाल को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों के द्वारा अगर बात की जाए, दो मत प्रतिपादित किए जाते। एक तो कहा जाता है कि ये 32 ईस्वी पूर्व से लेकर 20 ईस्वी पूर्व तक शासक रहता है। ठीक है, दूसरा मत ये है कि प्रथम शताब्दी में 1 ईस्वी से लेकर 20 ईस्वी सन तक रहता है। एक तो ईस्वी पूर्व बीता हुआ पहले का समय हो गया, और ईस्वी सन यानी जो ईसा मसीह के जन्म से क्या होता है? शुरू होता है। अभी जो वर्तमान में जो वर्ष चल रहा है वो कौन है? ईस्वी सन चल रहा है, 2021 चल रहा है अगर बात की जाए तो उसी दौरान। ठीक है, और 2021 जो यानी इसमें पहला साल था, उससे पहले जो बीती हुई घटना को क्या कहते हैं? ईस्वी पूर्व से प्रदर्शित किया। BC यानी बिफोर क्राइस्ट कह दो, AD फिर एनो डोमिनी यानी ईस्वी सन कहा जाता है। तो इसके शासनकाल के बारे में हमें मतभेद देखने को मिलता है। ये भारत में प्रथम शक शासक होता है जिसके द्वारा शक सत्ता की क्या की जाती है? स्थापना, भारत में शक राज्य की स्थापना की जाती है। जो दो शाखाएं आती है अगर बात की जाए मध्य एशिया से, जो सीरी नदी के आसपास के क्षेत्र से बात की जाए,
तो वहाँ से ये शाखा जो सीधे तौर पे भारत पे आती है उसका शासक कौन होता है? मावेज। मावेज के द्वारा भारत में शक राज्य की स्थापना की जाती है। अब इसके जो बात की जाए राज्य के प्रमुख केंद्रों की बात की जाए, इसके राज्य के प्रमुख केंद्र कौन से होते हैं? कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, गांधार, तक्षशिला, ठीक है, इसके राज्य के प्रमुख केंद्र होते हैं। हमने बात की जो एक शाखा आती है सीधी कहाँ से होते हुए आती है? जो भारत में यही पश्चिम, अगर बात की जाए कश्मीर से पंजाब की तरफ काबुल से होते हुए कहाँ आती है? जो भारत में आती है और तक्षशिला तक इसका अधिकार हो जाता है। ये इसके राज्य के प्रमुख केंद्र। ये जो वर्तमान समय में तुम देखोगे पश्चिमी पंजाब की तरफ, पाकिस्तान की तरफ है, गांधार वगैरह और ये तक्षशिला वगैरह, जो तक्षशिला ये जो कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्थित है। तो वो क्षेत्र भी पहले आज़ादी से पहले तो वो भारत का हिस्सा था। तो उन क्षेत्रों पे इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है? मावेज के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है और ये इसके राज्य के प्रमुख केंद्र होते हैं। और इन केंद्रों, ये तुम देख लो प्रांत, किसी राज्य का विभाजन कैसे होता है? प्रांतों में होता है। तो ये इसके प्रमुख प्रांत होते हैं और इन प्रांतों पे एक अधिकारी की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है जिसे क्या कहते हैं? क्षत्रप। क्षत्रप ये तुम देख लो, ये गवर्नर है, गवर्नर समझ लो इसे तुम। इसके अलावा तुम समझ लो इसे सूबेदार। एक सूबा जिसके पास होता है, पूरा प्रांत होता है, उसे क्या कहते हैं? सूबेदार कहते हैं। तो एक क्षत्रप गवर्नर होता है जो प्रांत की शासन व्यवस्था को देखता था कि अगर बात की जाए केंद्रीय सत्ता को प्रांतों में जो विभाजित कर दिया जाता था, उन प्रांतों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? इन क्षत्रपों के द्वारा किया जाता है, एज ए गवर्नर की तरह, एज ए सूबेदार की तरह। तो ये वहाँ जो शासन व्यवस्था को संभालने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? शासक के द्वारा। तो प्रथम जो शक शासक है वो हमें मावेज का उल्लेख मिलता है अगर बात की जाए, ठीक है, उसके द्वारा भारत में शक सत्ता को स्थापित की जाती है। अब मावेज के पश्चात अगला जो शक शासक बनता है वो कौन है? एवेज। क्या बनता है? एवेज बनता है, ठीक है। ये मावेज के बाद अगला शक शासक बनता है। इनके समय अवधि के बारे में हमें कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है अगर तिथि से संबंधित बात की जाए तो, ठीक है। एवेज के पश्चात अगला शासक, एवेज के पश्चात ये एजिलिसेज शासक बनता है। ये क्या होता है? ये इसका सामंत होता है, एवेज का सामंत होता है। और ये जो उस समय इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो एवेज को सिंहासन से हटाकर, ठीक है, और सिंहासन पे अधिकार कर लिया जाता है, ये उसका सामंत होता है। और इसके द्वारा जो 12 वर्षों तक क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। किसके द्वारा? एजिलिसेज के द्वारा। ये एवेज का सामंत ही होता है जो इसको हटाकर सिंहासन पे इसके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और उसके पश्चात अगला शासक कौन होता है? एवेज सेकंड। एजिलिसेज के पश्चात जो अगला शासक कौन होता है? एवेज सेकंड। और इसने 43 वर्षों तक शासन किया। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त मिलती है। अब कब से कब तक किया इसकी जानकारी हमें ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाती अगर बात की जाए। अब एवेज के पश्चात अगला शासक कौन होता है? फोयोटिज जो होता है, ठीक है। ये शक शासक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये शक शासक नहीं होता है। ये पहलव शासक यानी पार्थियन शासक होता है। पहलव की बात की जाए तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो एवेज सेकंड के समय जो इसको पराजित करके तक्षशिला पर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है और पहलव वंश की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। ये इनका शासन साथ साथ में चलेगा। शकों का, पहलवों का ये हमें देखने को मिलेगा, यूनानियों का, इनके मध्य संघर्ष भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये फोयोटिज के द्वारा जो बात की जाए पहलव वंश की सत्ता स्थापित कर दी जाती है। और ये कुछ समय तक रहने के पश्चात जो कुषाण वंश का एक नेता होता है उसके द्वारा जो अधिकार कर लिया जाता है। पुनः तक्षशिला पर बात की जाए, तक्षशिला इनके राज्य का प्रमुख केंद्र यानी कि ये जो राजधानी की तरह रहता है। और वो कौन होता है? गोंडोफोर्निज होता है जो कुषाण नेता होता है। इसके द्वारा जो फोयोटिज को हटाकर क्या कर लिया जाता है? तक्षशिला पर अधिकार कर लिया जाता है। इस तरीके से अगर बात की जाए तो शुरुआती तौर में शक शासकों के द्वारा अपनी सत्ता को मजबूत किया जाता है। और इसके पश्चात जो शक साम्राज्य के शासक है उनकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। शक साम्राज्य के शासकों के द्वारा अपने राज्यों को प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता है। और उन प्रांतों में जो क्षत्रप नियुक्त किए गए थे, हमने देखा क्षत्रप बोले तो गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं जिनका शासन संभालने के लिए। और धीरे धीरे जब शक सत्ता समाप्त होती है तो इन
क्षत्रपों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जो उन प्रांतों पे अपना अधिकार कर लिया जाता है और वहाँ उनके द्वारा कई लंबे समय तक क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। ठीक है, और उसी दौरान अगर बात की जाए तो ये शक क्षत्रप है, मूलतः इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो उत्तरी भारत के शक क्षत्रप होते हैं, उसके अलावा तुम बात करोगे तो पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप होते हैं, यानी कि जो सामंत होते हैं, ये जो तुम सामंत देख लो, जो शकों के सामंत होते हैं और मूलतः ये शक जाति से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी भारत में इनका अधिकार होता है, वो शक क्षत्रप अलग होते हैं। उसके अलावा जो उत्तरी भारत के क्षत्रप अलग होते हैं, मथुरा वाले क्षत्रप अलग होते हैं और उज्जैन वाले क्षत्रप अलग होते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में अगर बात की जाए तो। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने देखा किस तरीके से भारत में ये शक जाति के लोग आते हैं और इनके द्वारा अपनी सत्ता को स्थापित किया जाता है। और शुरुआती जो शक शासक होते हैं, अगर बात की जाए उनके शासकों के बारे में हमने बात की और किस तरीके से उनके राज्य का विस्तार होता है, ये हमने बात की, जिसके तहत हमने देखा शुरुआत में जो प्रथम शासक होता है शकों का, जो भारत में आने वाला, जिसके द्वारा भारत में शक सत्ता स्थापित की जाती है, वह कौन होता है, मावेज होता है। और धीरे धीरे जो शकों के द्वारा भारत के काफ़ी विस्तृत भूभाग पे जो क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। सबसे पहले ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आते हैं, जिसके तहत तुम देखोगे तक्षशिला है, तुम्हारे गांधार है, काबुल का क्षेत्र है, चाहे पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है, कश्मीर वगैरह, वहाँ इनके द्वारा सबसे पहले अधिकार किया जाता है और धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत में फैल जाते हैं। और जब शक सत्ता समाप्त होती है तो इसी शक सत्ता पे जो इनके जो अस्तित्वों पे अगर बात की जाए, खंडरों पे ही जो शक क्षत्रपों के द्वारा अपने राज्यों का निर्माण कर लिया जाता है और उनके द्वारा भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अब अगली क्लास में यही शक क्षत्रप हैं, यानी कि जो इनके सामंत है, गवर्नर है, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो शासकों का उल्लेख मिलता है, इसमें ज़्यादातर आपको ऐसी बात नहीं है, ठीक है, याद करने वाली कोई खास बात नहीं है। तो इसमें एवेज है, एजिलिसेज है, एवेज सेकंड है, और ये पहलव वंश के बीच में शासक आते हैं फार्टिज, और उसके अलावा कुषाण नेता है जो ये अपने को गोंडोफोर्नीज जाता है। तो ये एक रूपरेखा समझने की है। इसके पश्चात जो विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे वो काफ़ी जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। अपने पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात भी मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव, वह भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।